जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग प्रथम अध्याय का 1.2 पढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.2 को पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न पहला कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों आइए हम इसे सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, यानी कि ये भाज्य गुणनखंड है और ये भी भाज्य गुणनखंड है। इसे हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। यानी कि अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या है, आप लोग जान चुके हैं कि 2, 5, 3, 7, 11 ये सारे क्या हैं, वो अभाज्य संख्या है जो खुद से और एक और से कटे, यानी कि एक से कटे और खुद से जो भाग लगे उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। और ये एक भाज्य है जिसे हम लोग अभाज्य में तोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसे 2 से गुणनखंड देखते हैं। तो 2 से यहाँ पर मेरा 70 हो गया, और फिर 2 से हम यदि देखेंगे यहाँ आ गया मेरा 35, और यदि फिर हम 5 से देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 7, और यहीं पर मेरा 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया मेरा, 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा में 7। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, तो ये दोनों सेम है, यानी कि इसका पावर हम चढ़ा सकते हैं। तो 2 को कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर कितना आया, 5 और गुणा में 7। ये क्या है मेरा, यही मेरा हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये सारे क्या है, अभाज्य हैं। आप देख सकते हैं 2 से नहीं कट रहा है, सिर्फ 5 से और 1 से, 2 ही संख्या से ये कट रहा है, भाग जा रहा है, इसीलिए क्या है, अभाज्य है। चलिए हम इसे 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड में से तोड़े। यदि हम 2 से तोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 2 से कटेगा। यदि फिर हम 2 से चलते हैं तो यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 9, और यदि हम फिर 3 से चले तो यहाँ 13 बार में ये पूरा कंप्लीट भाग जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर मेरा पूरा गुणनखंड हो चुका है। यदि देखिए यहाँ पर 156 है तो 156 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, तो 2 बार है। तो चलिए हम 2 के पावर 2 लगा दें, और गुणा में कितना है, 3 है, और गुणा में कितना है, 13 है। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आइए दोस्तों, ये 1-2 और प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में आप बना लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं कि कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो सकता है। तो चलिए हम इसे जांच भी करेंगे इसे बना करके। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में कितना है, पहला में है 26 और 91 है, और मेरा दूसरा क्या है, तो चलिए हम पहले इसे बनाते हैं। तो दोस्तों 26 को हम क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 13। ये दोनों अभाज्य है और ये भाज्य है। अब आते हैं हम लोग 91 को कैसे लिख सकते हैं। तो 91 को लिखने के लिए हम लोग 91 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए हम कितना से जाएंगे, 7 से, और 7 को पढ़ेंगे कितना बार, ताकि ये आ जाए 13 बार। आ गया, तो ये कितना हो गया, हम 91 को कितना लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 13। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 13। तो देखिए दोस्तों 26 का ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया और 91 का मेरा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। किनका एचसीएफ, तो 26 और 91 का एचसीएफ हमें निकालना है। हम एचसीएफ निकालने के लिए बोले कि दोनों में आप कॉमन ढूंढें। कॉमन ढूंढने के बाद यहाँ कॉमन 13 दिख रहा है। अब हम बताएं कि सबसे कम पावर जिसमें हो, तो कम पावर इसमें भी एक ही है और इसमें भी एक ही है, तो इसका अर्थ है कि एक ही वाला मेरा आएगा। तो बराबर मेरा कितना हो गया, पावर एक ही है, तो मैंने यानी कि 13। एचसीएफ मेरा कितना निकल गया, 13। और हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए 26 और 91 का यदि हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जो कॉमन आता है उसे आप पहले लिखिए, यानी कि कॉमन कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो हम इसे लिख दिए। अब जो बचता है उसे भी आप लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर 7 बच रहा है, इसे लिख दिए। तो चलिए हम इसे गुणा करते हैं। यदि हम इसे गुणा करेंगे तो 13 दूना 26। अब यहाँ 26 को 7 से गुणा करने के बाद मेरा कितना आया, कितना है दोस्तों, 182। ये मेरा एचसीएफ निकल गया और ये मेरा क्या निकल गया, एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ बोला है जांच कीजिए। क्या कीजिए, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो आइए हम इसे जांच करते हैं। तो हम यहीं पर इसे हम जांच करते हैं दोस्तों, आप लोग इसे देखिए। तो यहाँ लिख देते हैं हम जांच।
तो दोस्तों HCF गुने LCM, आइए हम दोनों संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। दोनों संख्या कितना है, 26 और 91 है, तो लिख देते हैं हम लोग 26 और 91 का दोनों का गुणनफल कर दिया। और इक्वल टू में कितना बोल रहा है, HCF गुने HCF, तो HCF मेरा कितना आया है, HCF यहाँ मेरा 13 आया है, तो 13 लिखते हैं। और यहाँ पर LCM बोल रहा है, तो LCM मेरा कितना आया, 182, तो चलिए हम गुणा में 182 लिखते हैं। अब कहता है कि क्या ये दोनों बराबर है, तब देखते हैं इसे गुणा करके। तो ये दोनों गुणा करने के बाद कितना आया, 23 66, और इधर भी आएगा 23 66। आप गुणा करके देख सकते हैं, यदि 23 66 और 23 66 आया तो इसका अर्थ है कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंग्वेज में कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं हाँ, यहाँ पर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है क्या, HCF और LCM के गुणनफल। दोस्तों आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा का बी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है 510 और 92 है, इसको HCF LCM ज्ञात करने के बाद जांचने बोला है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो 510 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 510 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यदि हम 2 से चलते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर बच जाएगा मेरा 1 और यहाँ पर फिर मेरा हो जाएगा 255। आइए दोस्तों हम इसे 3 से चलते हैं, 3 8 24 बच गया 1 और यहाँ पर आ गया मेरा 5। यदि हम यहाँ दोस्तों 5 से चलते हैं तब यहाँ पर आ जाएगा मेरा 17 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग किसका देखते हैं, तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 92 का। आइए दोस्तों हम इसे पहले 2 से देखते हैं। 2 से देखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा 46, कितना आ जाएगा 46। और चलिए हम 2 से चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23। ये भी एक अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 510 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी तरह हम 92 को भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणा 23, क्योंकि 2 बार आया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका HCF किसका HCF, तो 510 का और 92 का, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो मात्र एक ही तो आ रहा है जो 2 है। 2 पर भी पावर सबसे छोटा वाला लेना है, इसका अर्थ इसको लेना है। इसका HCF क्या हो गया, ये हो गया। अब LCM ज्ञात करना है हमें, तो LCM किसका 510 का LCM मुझे ज्ञात करना है हम लोगों को। और LCM क्या हो जाएगा, पहले कॉमन लीजिए और कॉमन में सबसे ज्यादा पावर जिसका हो उसी को लीजिए, यानी कि कॉमन 2 है, 2 पे पावर 2 है तो इसी को हम लेंगे और इसको नहीं लेंगे, और जो बच गया है सबको ले लेंगे, यानी कि गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 17 और गुणा में 23, ये सभी को ले लेंगे। अब दोस्तों हम इसे गुणा करते हैं, कितना आता है 23460 आया। अब हम इसे जांच करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो आइए दोस्तों हम लोग जांच करते हैं यहीं पर दोनों संख्याओं के गुणनफल। तो दोस्तों कहता है दोनों संख्याओं के गुणनफल, दोनों संख्या कितना है 5000, दोनों संख्या कितना है दोस्तों, तो 510 है और गुणा में कितना आ गया मेरा 92। अब दोस्तों इसका बराबर होगा क्या, इसका और इसका गुणनफल। तो चलते हैं हम लोग 2 गुना HCF मेरा कितना है 2 और LCM मेरा कितना है, तो 6460 है, 6460। तो दोस्तों इसे गुणा करके हम देखेंगे कि कितना आएगा, तो ये 46920 आएगा और इधर भी कितना आएगा 40920 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया 40920 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अतः यहाँ पर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है HCF और LCM के गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लिखे हाँ, यहाँ पर बी में नीचे लिखना था जो हम यहाँ लिखे उसे मिटा करके, हाँ यहाँ पर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। किसका गुणनफल, HCF और LCM का गुणनफल। तो दोस्तों आइए हम लोग अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। इसमें जो 1 2 भी बच गया वो आप खुद से बना सकते हैं, यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट करें। तो दोस्तों आइए आप प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और कहता है 1 में कितना का है, एक 12 है, एक 15 है और एक 21 है। ठीक है दोस्तों, इसका LCM और HCF ज्ञात करने का रहा है। और एक तो और यहाँ पर जो हम बी में करके लिखते हैं, यानी वो 1 दिए तो इसको भी हम देते हैं
2 रोमन में ही। चलिए कहता है 17, 23 और 29। आइए दोस्तों दोनों को हम लोग तुरंत सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको 12 को हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना लिख सकते हैं दोस्तों। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग से 15 को देखते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा 7। तो दोस्तों यहाँ पर HCF निकालने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए इन तीनों का HCF हमें ज्ञात करना है, 12 का, 15 का और 21 का। तो दोस्तों इन तीनों का हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, यानी को वैल्यू। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। और कॉमन ढूंढने के बाद सबसे कम पावर जिसमें होगा उसी को हम लोग लेंगे। तो इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो यानी कि हम लोगों का HCF सिर्फ 3 ही होगा, क्योंकि पावर 1 होगा और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग लिखते हैं LCM। LCM ज्ञात करते हैं किसका, 12 का, 15 का और 21 का। तो 12, 15, 21 का LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बोले कि कॉमन ढूंढिए, तो कॉमन 3 है, 3 है, 3 है। तो चलिए हम 3 यहाँ पर लिख देते हैं। अब कहता है कि जो बच गया सबको लिख डालिए। तो आइए यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 तो ले चुके हैं पहले। अब आते हैं हम लोग 5 को लेते हैं। अब यहाँ पर 7 को लेते हैं। अब हम इसे गुणा करते हैं। 4 किया 12, 25, 60, 60 को 6 से 7 से गुणा करेगा, 7 6 42 यानी कि 420 आ गया। तो दोस्तों इसका HCF इतना और LCM इतना। अब देखते हैं हम लोग B को। आइए दोस्तों, यदि मेरा 17 है, 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 1 लिख सकते हैं। चलिए हम लोग 23 को लिख सकते हैं 23 गुणा 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणा 1। अब यहाँ पर हमें HCF ज्ञात करना है, किसका, सबों का। तो दोस्तों 17, 23 और 29 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF हम कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन सब में 1 है। तो आइए हम इसे 1 कॉमन 1 लिख देते हैं। हम लोग यहाँ 1 क्यों गुना किए हैं, क्योंकि कोई भी संख्या में यदि आप 1 से गुना कर देते हैं तो उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि 17 में 1 से गुना कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, 17 में 1 से भाग दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सब में 1 कॉमन था, 1 हम कॉमन को ही उठाते हैं और सबसे कम वाले पावर को, तो यहाँ पर कम पावर 1 ही है, तो इसका हम क्या देते हैं, HCF 1 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों LCM ज्ञात करते हैं इसका। तो दोस्तों इसका LCM क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका LCM मेरा कितना है, 11,339। तो इसका LCM इतना आ गया और HCF इतना आ गया। ये मेरा HCF आंसर है, इसलिए मेरा LCM आंसर है। ये मेरा इसका HCF है और इसका मेरा क्या निकल गया, LCM निकल गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो इसमें बच गया वो आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि इससे भी आसान वो सब है। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। आइए दोस्तों आप प्रश्न नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। कहता है HCF 306 और 657 का HCF कितना है, तो 9 दिया है। और बोला है कि LCM 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों संख्या जो दिया है वो संख्या कितना है, इसमें देख लीजिए 306 और 657 है। तो दे देते हैं तो दोस्तों कहता है संख्या दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है 306 और दूसरा दिया हुआ है 657। और इसका जो है HCF दिया हुआ है, HCF इसका दिया हुआ है किसका, 600 और 6, इसका HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और क्या मांग रहा है, LCM मांग रहा है। तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आइए दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए, इसका LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम दोस्तों बोल दें कि हमें LCM ज्ञात करना है, HCF मेरा दिया हुआ है, तो क्या कोई भी संख्या को यदि इधर गुणा में रहे यानी कि इक्वल के पहले या इक्वल के बाद गुणा में रहे वो संख्या,
तो हम इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और यदि इधर भाग में रहे, हम इधर भेजेंगे इक्वल के इधर, तो गुणा में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये गुणा में है, हम उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। चलिए हम उसे उधर भेज देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुणा में मेरा HCF था, वो HCF को हम क्या किए, इधर हम भाग में भेज दिए। यदि हम ये भाग में जो इधर है, इक्वल के भाग में जो इधर है, इसे हम इधर लाएंगे तो ये गुणा में ही आएगा। तो दोनों बात एक ही है, यानी कि यहाँ से हम उधर भेज दिए और यहाँ से हम फिर ला सकते हैं गुणा में। तो यहाँ गुणा में था, हम उधर HCF भाग में भेज दिए। अब आइए दोस्तों इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को हम लिखते हैं। दोनों संख्याओं के गुणनफल मेरा इसका दोनों गुणनफल, तो ये मतलब और बट्टा में दोस्तों HCF मेरा कितना है, 9 है। अब 9 से हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे। तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36। दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। कैसे, तो दोनों संख्याओं के गुणा को यदि कर देंगे, वही तो मेरा आंसर है। तो दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद कितना आएगा, दोस्तों दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद कितना आ गया, 22,338। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 आप बढ़िया से समझ चुके हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। कहते हैं जांचिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होंगे। आइए देखते हैं, या फिर 0 पर समाप्त हो सकता है। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर नंबर ये 5वां था। दोस्तों 6 पर पावर n कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि n कोई ऐसा संख्या हो सकता है, n का कोई ऐसा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, n 1 से स्टार्ट होता है, उसे कोई भी संख्या यहाँ पर ऐसा रख सकते हैं आप जो यहाँ पर 0 बना दे संख्या को, यदि हम जब गुना करके दिखे तब। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है। वो क्यों नहीं है, आइए हम इसे देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, कोई भी संख्या यदि हो और उसके अंत में 0 रहे, तो वो संख्या 10 से पूरा भाग चला जाएगा। यदि 110 है, 10 से चला जाएगा, 10 है, 10 से चला जाएगा, 30 है, 10 से चला जाएगा, 1040 है, 10 से भाग लग जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में यदि अंतिम डिजिट यदि 0 रहे, तो उसे 10 से हम भाग दे सकते हैं। और दोस्तों 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 5। 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 5, और इसे चलिए हम अभाज्य गुणनखंड में हम लोग तोड़ते हैं। तो इसे 6 को यदि तोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 गुने 3 टूटेगा और पावर में n रहेगा। दोस्तों और ज्यादा करेंगे तो इस पर 2 पर पावर n और गुणा में 3 पर पावर n। दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम लोग यदि हम फिर से इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें तो n फिर मेरा वहां बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर भी पावर n और 3 पर भी पावर n हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, 6 का जो आया मेरा अभाज्य गुणनखंड वो 2 गुना 3 है। तो अंत में 0 लाने के लिए 5 से यहाँ पर आपको गुना करना होगा। तो यदि 5 से आप गुना कीजिएगा तभी अंतिम में मेरा 0 आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 से गुना हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर n का कोई ऐसा मान नहीं जो अंतिम में लास्ट डिजिट मेरा 0 ला दे। आप यहाँ पर n का मान बिठा के देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम आपको लिख के दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए उसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर n का कोई ऐसा मान नहीं जो संख्या के अंत में 0 या फिर 0 ला सके। अब तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 मेरा कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है, वो आपको कारण बताना है, यानी कि रीजन बताना है। तो देखते हैं हम लोग पहली संख्या बराबर मेरा कितना है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 है। इतना ही है। अब आइए हम लोग इसे, इतना ही है। अब आइए इसे हम लोग देखते हैं।
कि यदि दोनों में 13 13 है तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर बचा 7 गुणे में 11 गुणे में 1 और प्लस में 1। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए 13 में हम 1 से गुना कर सकते हैं, कोई वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यदि हम 13 यहाँ पर निकालते हैं, 13 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 1 मेरा बच जाता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये 13 जो है उसे 13 ही रहने देते हैं और 7 को 11 बार में गुना करेंगे 77 और 1 को जोड़ेंगे 78, यानी गुना में 78। दोस्तों ये जो भी संख्या आएगा, जो भी संख्या ये है या फिर आएगा उसमें 13 से गुना है। देखिए ये संख्या जो उसमें 13 से गुना है, इससे ये पता चलता है कि वो भाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि कहीं भी भाज्य और अभाज्य क्या है, आपको समझाते हैं। भाज्य तो भाज्य मेरा बराबर क्या होगा, तो भाज्य हम उसे कहेंगे जो एग्जाम्पल देख लीजिए 14 15 16 ये क्या है, 15 नहीं, 15 भी भाज्य है, लेकिन 12 14 16 ये क्या है, भाज्य है। 2 से भी 3 से भी 1 से भी 12 से भी 4 से भी सारे से भाग जाए उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य कहते हैं। और अभाज्य किसे कहते हैं, तो हम अभाज्य उसे कहते हैं जैसे 2 3 7 5 11 13 17 ये सारे क्या है, मेरे अभाज्य हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ अपने से और 1 से 2 ही से कट रहा है। देखिए 1 से कट रहा है, 1 से भाग जा रहा है और 2 से भाग जा रहा है। इसमें 1 से भाग जा रहा है और 3 से भाग जा रहा है। इसमें 1 से 2 से 4 से 8 से और 16 से, इतना पहाड़ा से, इतना टेबल से ये भाग जा रहा है। इसका अर्थ क्या है, वो भाज्य है। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक खुद से भाग जाए और एक से भाग जाए, 2 ही संख्या से भाग जाए। अब दोस्तों हम चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये संख्या में 13 से गुणनखंड है, तो इसीलिए मेरा संख्या क्या हो गया, ये मेरा भाज्य हो गया, क्योंकि वो खुद से 78 खुद से है, खुद से एक भाग जाएगा, एक 2 से जाएगा, 1 से जाएगा और 13 से गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें 13 से भी भाग जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अब आइए हम लोग दूसरा संख्या देखते हैं, क्योंकि पहला संख्या ये प्रूफ हो गया कि ये भाज्य है। क्यों, क्योंकि ये 13 से मेरा गुणनखंड है। अब आइए हम लोग दूसरी संख्या। तो दोस्तों दूसरी संख्या मेरा ये है और इसमें देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। इसका अर्थ है कि हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, 1 को गुना कर देने से भी कोई वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा। तो चलिए हम 5 को यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाता है 7 गुणे में 6 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और यहाँ पर प्लस में फिर 1 बच जाता है। तो दोस्तों यहाँ फिर जो संख्या आएगा उससे ये 5 से गुना है। इसका अर्थ ये है कि यदि वो 5 से गुना है तो 5 से भाग भी जाएगा। और कोई भी संख्या में 2 संख्या से अधिक से यदि वो संख्या में भाग जाए तो वो भाज्य संख्या कहला जाता है। तो जो भी आएगा संख्या वो एक खुद से भाग जाएगा, एक 1 से भाग जाएगा और एक 5 से भी भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 से गुणनखंड है। किसी भी संख्या में यदि आप कितनों ही से गुणनखंड करेंगे तो वही संख्या से आप भाग भी दे सकते हैं। जैसे 5 से हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से हम इसमें भाग दे सकते हैं, भाग चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जगह 13 से यहाँ गुणनखंड और 5 से यहाँ गुणनखंड है, इसीलिए ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों वही बात को हम यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर पहली संख्या में 13 से गुणनखंड है और दूसरी संख्या में 5 से गुणनखंड है, इसीलिए ये दोनों क्या है, भाज्य हैं। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर हम 7 को पढ़ते हैं। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आइए दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं।
आइए दोस्तों इसे देखते हैं, एक वृत्ताकार पथ। आइए हम लोग वृत्ताकार पथ हम बना दिए एक तो आइए दोस्तों मान लेते हैं सोनिया जो है वो इधर से जा रही है, इधर से जा रही है सोनिया, और ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। और रवि जो है, रवि वो भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, और वो कितना मिनट में, तो 12 मिनट में ही लगा लेता है, यानी कि फास्ट है ये, ज्यादा कम ही समय में ये ज्यादा तय कर लेता है दूरी, यानी कि एक पूरा राउंड लगा लेता है, यहाँ तक आ जाता है। और ये जो है सोनिया वो एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है और यहाँ पर आ जाती है। तो सोनिया जो है उसको दौड़ाइए, चलिए दौड़ाते हैं, यहाँ पर दौड़ाते 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 यहाँ पर ले आए, यहाँ पर लाने पर क्या हुआ, उसे 18 मिनट लगा। फिर दौड़ाते हैं, यहाँ से आने के बाद यहाँ तक आया, 2 राउंड उसका पूरा हुआ, 18 मिनट लग गया समय। अब चलिए रवि को हम दौड़ाते हैं, यहाँ से दौड़ाए एक राउंड में 12 मिनट, फिर दूसरा राउंड जा रहा है 12 12 24, फिर उससे तीसरा राउंड ले रहे हैं 12 24 में 12 जोड़ दिए तो 36। इससे पता चलता है कि 36 मिनट में सोनिया 2 बार यहाँ आ जाती है और रवि जो है वो 36 मिनट में 3 बार आ रहा है, यानी कि 36 मिनट में वो 3 राउंड पूरा कर रहा है और ये 2 ही राउंड पूरा कर पा रही है। तो इससे पता चलता है कि 36 मिनट के बाद दोनों यहाँ मिलेगी, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर। तो आइए दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए, हम तो मुंह से ऐसे ही ज्ञात कर दिए कि 36 मिनट में दोनों यहाँ मिल रहा है, लेकिन चलिए हम इसे ज्ञात करने के लिए हम इसे कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो संख्या कितना है, 18 और 12। तो इससे निकालने के लिए कि एक ही संख्या पर कब दोनों मिलेंगे, उसके लिए हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो आइए दोस्तों 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और फिर हम इसी को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2। इतना दोस्तों हम लिख सकते हैं, क्यों, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणा 3, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 2 के पावर 2 गुना 3। अब आइए दोस्तों ये जो आया इसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 18 और 12 किसका 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, 12 और 18 का एलसीएम हम ज्ञात कर रहे हैं। तो हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि एलसीएम ज्ञात करना है तो आप दोनों में कॉमन ढूंढिए। तो चलिए हम कॉमन ढूंढते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 3 यहाँ भी 3, तो यहाँ पर 2 यहाँ भी 2, तो हम लिख देते हैं यहाँ भी 2। अब कहता है कि हाईएस्ट पावर, जो सबसे अधिक पावर जिसमें रहे उसको लीजिए। तो पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, उसी को लेंगे, बड़ा वाले को लेंगे, एचसीएफ में छोटा वाले को, लेकिन यहाँ पर एलसीएम है तो बड़ा वाले को, और यहाँ पर गुना, और यहाँ पर अब 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को ले लिए। अब देखते हैं कि पावर सबसे बड़ा किसका है, इसका, तो वही लेते हैं। अब यहाँ पर गुना करने के बाद कितना आता है, 3 तिया 9 और 2 दूना 4 और 4 9 चौक 36। तो दोस्तों हम लोग मुंह से भी निकाल चुके थे और हम लोग बना करके भी निकाल दिए, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं आइए दोस्तों इसे लिख दिए हैं, सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लोगों को दिखाइए, लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो और कोई सुझाव देना है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।